नो मैटर आप भारत में कहाँ से हैं, लेकिन आपने LIC वर्ड जरूर सुना होगा। हर घर में LIC पॉलिसी होती है, लेकिन आज हम जानेंगे कि LIC सच में एक इंश्योरेंस है या ये बस एक सेविंग प्लान है। क्वेश्चन यही है कि LIC सच में क्या इंश्योरेंस प्लान है या नहीं है। जी सर। जो ट्रेडिशनल प्लान्स आज तक चलते हुए आ रहे थे वो मेरे नजरिए में तो ना वो इंश्योरेंस प्लान है ना ही इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, और लोग उन पर ही सबसे ज्यादा भरोसा करके उसमें पैसा डालते हैं। जी सर। देखिए, बड़े दुख के साथ में मुझे ये कहना पड़ रहा है कि लोग LIC को प्रेफर करते हैं, लेकिन कोविड के बाद में मेरे सामने ऐसी घटनाएं आई हैं जहां पे लोगों के पास में LICs थी और उनकी फैमिली सरवाइव नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि जितना इंश्योरेंस LIC उन्हें दे रही थी उन पॉलिसीज में, उतना खर्चा तो उनके जो 13वीं होती है या क्रियाक्रम होता है उसमें ही लग गया। तो अब फैमिली का क्या? मान लीजिए कि LIC में किसी ने भी कोई प्लान लिया था जिसमें 10,000 रुपए पर ईयर का किस्त दे रहे थे, वो में भी इंडोमेंट प्लान होगा, तो आपको कितना कवर मिला होगा? 2 लाख 2.5 लाख, बस वहां पे सिमट जाता है। तो अब आप ये समझिए कि आपने क्यों लिया था। आपने फैमिली की सिक्योरिटी के लिए लिया था। अगर आपने फैमिली की सिक्योरिटी के लिए लिया था तो क्या 2-3 लाख रुपए का इंश्योरेंस आपकी फैमिली के लिए एडुकेट है जब आप चले जाते हैं? तो द बिगेस्ट क्वेश्चन इज कि भाई कम से कम इंश्योरेंस प्लान इतना लेना चाहिए कि भाई अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए उस फैमिली मेंबर को, तो उसकी फैमिली को कम से कम सर्वाइवल करने के लिए कुछ अमाउंट मिल जाए। जी सर। तो LIC में क्या होता है कि आप 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 जो भी आप अमाउंट डिसाइड करते हैं प्रीमियम का, आमतौर पे उसका 10 टाइम्स ही उसका सम एश्योर्ड होता है। मतलब कि अगर आप 50,000 रुपए आज आप पे कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं 5 लाख का मैक्सिमम अमाउंट होगा जो कि सम एश्योर्ड होगा, मतलब कि इन केस ऑफ कैजुअलिटी आपके फैमिली मेंबर्स को मिलता है, विच इज नॉट एडिक्वेट। बराबर ही हो गया 5 लाख तो। यही बात है। तो आपको कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए? अगर आप इंश्योरेंस कवर ले रहे हो तो आपको जेन्युइन लेना चाहिए। तो मतलब सर ये LIC एक इंश्योरेंस प्लान नहीं है मतलब? सी इट इज अ मिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस, जहां पे आपका इंश्योरेंस ऑब्जेक्टिव भी क्लियर नहीं हो रहा है और आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव भी क्लियर नहीं हो रहा है। ओके सर। तो यहाँ पे दोनों जगह पे गड़बड़ी है। तो आपको डिसाइड करना होगा जब भी आप नया कोई इंश्योरेंस प्लान ले रहे हैं तो वहां पे एडिक्वेट इंश्योरेंस सम एश्योर्ड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और अगर वो इन्वेस्टमेंट प्लान है तो एडिक्वेट रिटर्न्स जनरेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। व्हाट दे आर कमिटिंग एटलीस्ट वो अप टू द मार्क होना चाहिए। इंटरेस्टिंग सर। लेकिन सर LIC पॉलिसी जैसे 20-25 साल तक चलती है और उसका रिटर्न सिर्फ 4 या 5% ही होता है, FD से भी कम। तो सर लोगों को या जनता को शौक क्यों नहीं लगता है इस रिटर्न से? क्योंकि देखो वो सच्चाई जानते नहीं है। एक्चुअली में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल, अगर मैं भी अपनी बात करूं तो मैं कभी भी पॉलिसी वर्डिंग पढ़ने के लिए नहीं जाऊंगा अगर कोई मुझे ऑफर करता है। द थिंग इज कि व्हाट एवर यू आर डिलीवरिंग, तब आपको ये चीज कन्वे करनी रहती है कि भाई आप कितना रिटर्न जनरेट कर पाओगे अगर आप इस पॉलिसी में 20-25 साल के लिए आते हो। अब आप एक मोटा सा समझिए कि अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जहाँ पे 4-5% का रिटर्न आ रहा है, तो वो क्यों आ रहा है? हो सकता है कि वो 4-5% का रिटर्न 10-12% का हो, बट द थिंग इज कि जब आप सिक्योरिटी लेते हैं तो उसमें मोर्टेलिटी चार्जेस लगते हैं। जब मोर्टेलिटी चार्जेस लगते हैं तो 50,000 रुपए का आपने सपोज प्रीमियम दिया है, उसमें से 20,000 रुपए आपके मोर्टेलिटी चार्जेस में कट गए। अब जो रियल रिटर्न आ रहा है वो केवल 30,000 अमाउंट पे आ रहा है आपका। इस वजह से वो 50,000 पे जो रिटर्न दिखाई पड़ता है वो 4-5% का ही रिटर्न दिखाई पड़ता है। ओके। यहाँ पे मैं फिर से यही कहूंगा कि आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा इससे, क्योंकि 6-7% की इन्फ्लेशन रेट का एवरेज है और आप 4-5% से अगर पैसा बनाएंगे तो आपका पैसा कमजोर हो रहा है। जी सर। सर एक मिडिल क्लास फैमिली का मेन कंसर्न यही होता है कि कल को वो खुद ना रहे तो उसके बाद उनकी फैमिली कैसे सरवाइव करेगी। तो सर यहाँ पे LIC और टर्म इंश्योरेंस को हम कैसे समझाएं? सिंपल सी बात है रितिका कि अगर किसी को अपनी फैमिली को कवर करना है इन एनी केस ऑफ कैजुअलिटी, उसकी फैमिली में जितनी भी इनकम आ रही है उसके हिसाब से सम एश्योर्ड लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस प्रोडक्ट में जाएंगे तो आपको बहुत हैवी प्रीमियम पे ऑफ करना पड़ेगा उस कंडीशन में, और आपकी फैमिली भी पूरी तरीके से सिक्योर नहीं हो पाएगी जो अमाउंट वो इन केस ऑफ कैजुअलिटी वो देने वाले हैं। ठीक है, तो आपको LIC की जगह पे आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है। LIC में यहाँ पे कह रहा हूँ इंडोमेंट प्लान या ट्रेडिशनल प्लान जो प्लान्स चल रहे थे उनकी जगह पे आपको टर्म इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, और टर्म इंश्योरेंस में भी आपको एडिक्वेट सम एश्योर्ड
करना पड़ेगा, लाइक 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ अकॉर्डिंग टू योर इनकम। तो एक सिंपल सा कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति की आय 50,000 रुपए पर मंथ की है, ठीक है, और वो इंश्योरेंस लेना चाहते हैं जी। तो आज की डेट में उनको 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस लेना चाहिए, वो भी टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। मतलब उनका सम एश्योर्ड 1 करोड़ का होना चाहिए। इन एनी केस ऑफ कैजुअलिटी कम से कम 1 करोड़ रुपए उनकी फैमिली को मिले, ऐसा इंश्योरेंस लेना चाहिए उन्हें। जी सर। ठीक है, तो क्यों लेना चाहिए अब मैं ये बताता हूँ कि इन केस ऑफ कैजुअलिटी उनकी फैमिली को 1 करोड़ रुपए का क्लेम मिल जाता है तो एटलीस्ट अगर वो बैंक एफडी भी कराते हैं तो 6 लाख रुपए साल का आएगा। 6% का रेट तो है ही आजकल अप्रोक्सीमेटली। तो 6 लाख को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 50,000 रुपए की इनकम आ रही है। देखिए, कभी भी फैमिली मेंबर की कमी पूरी कोई नहीं कर सकता, लेकिन जो अमाउंट वो लेके आ रहे थे फैमिली में, कम से कम ऐसा टर्म इंश्योरेंस करवाने से वो पैसा तो एटलीस्ट उनकी फैमिली को मिलता रहेगा जो वो लेके आ रहे थे। जी सर। दैट्स व्हाट द थिंग इज। सर वहाँ मतलब सेम पैसों में एक तरफ 10 लाख रुपए मिल रहे हैं और दूसरी तरफ मिल रहे हैं 1 करोड़ रुपए, तो मतलब असली प्रोटेक्शन तो टर्म इंश्योरेंस में ही है। बिल्कुल सही कहा तुमने, कम पैसों में मैक्सिमम सिक्योरिटी टर्म इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू नॉर्मल एंडोमेंट प्लान्स। सर तो इंश्योरेंस का असली मकसद क्या है? मैच्योरिटी पे थोड़ा सा अमाउंट लेना या फैमिली के लिए पूरा फ्यूचर सिक्योर करना? देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इंश्योरेंस लेने का मतलब ये नहीं है कि आपको मैच्योरिटी में इंश्योरेंस क्लेम लेना ही लेना है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्रोटेक्शन। यस। ठीक है, तो 2 बातें हैं यहाँ पे। अगर हम रहे, जो भी अर्निंग मेंबर है वो रहता है, एग्जिस्ट करता है, तो वो उतना पैसा कमा लेगा कि उसकी फैमिली सरवाइव करती रहे। और दूसरा कंडीशन, अगर वो नहीं रहता है तो उस केस में क्या होगा? तो अब मान लीजिए कि कोई एक 30 साल का व्यक्ति है जो हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे हैं, ठीक है, और जो बच्चे हैं एक की एज 5 साल की है और एक की एज 3 साल की है। इस तरीके से समझते हैं इस इलस्ट्रेशन को। तो ओवरऑल जो 5 साल और 3 साल के बच्चे हैं, तो हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि अगले 23-24 साल में वो अडल्ट हो जाएंगे और वो अपना बिजनेस सेट ऑफ या फिर जॉब करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो मैं मैक्सिमम लिमिट मांग लेता हूँ 25 साल की। तो अब 30 साल का व्यक्ति, उसको जो 3 साल का बच्चा है उसका, उसके लिए अपनी पूरी फैमिली को कवर करना है। ठीक है, तो अब उसको कम से कम 22 साल का टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए। ठीक है, तो वो 22 का भी ले सकता है, अगले 30 साल का भी ले सकता है, अपने 40 साल के लिए। लेकिन 30 साल के बाद उसकी लायबिलिटीज धीमे धीमे खत्म हो जाएंगी या कम हो जाएंगी, बिकॉज वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे दोनों बच्चे उसके। तो उस केस में बहुत ज्यादा पैसे नहीं चाहिए होंगे। तो ओवरऑल उसको ऐसा टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए जो 25-30 साल तक का कवर दे सके उसको। तो वहां पे उसका प्रीमियम भी कम आया, उसका ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो गया। अब वो कहता है कि भाई 60 साल तक तो एक एवरेज एज ही नहीं है मरने की और फिर हमें तो क्लेम ही नहीं मिलेगा। अरे भाई, आप क्लेम लेने के लिए इंश्योरेंस क्यों ले रहे हो? आप अपनी प्रोटेक्शन को कवर अप करने के लिए इंश्योरेंस लीजिए। क्लेम लेने के लिए कौन लेता है इंश्योरेंस? जी, है ना? तो ये एक मिथ है जो कि लोगों के अंदर बैठा हुआ है कि भाई हम अगर पैसा दे रहे हैं तो हमें इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलना ही चाहिए, जबकि हमें जरूरत हो या नहीं हो, इट डजंट इवन मैटर। उसकी वजह से हम ज्यादा प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि आपको कम प्रीमियम लगेगा, लेकिन आप ये देखिए, समझदारी से ये समझिए कि भाई कितने इयर्स की लायबिलिटी है मेरे ऊपर, उस हिसाब से टर्म इंश्योरेंस करिए ना। बहुत बढ़िया सर। तो सर क्या ये माना जा सकता है कि लोग अपनी इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं उन दोनों को मिक्स करके? एग्जैक्टली बिल्कुल बहुत बड़ी गलती करते हैं ये लोग। बिकॉज क्या है कि उनके दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं वहां पे। अब अगर कोई ऑब्जेक्टिव ही कंप्लीट नहीं हो रहा है तो वैसे इन्वेस्टमेंट का या वैसे इंश्योरेंस का लॉजिक ही क्या है? जी, तो आप समझदारी से इन्वेस्टमेंट कीजिए और समझदारी से इंश्योरेंस भी कीजिए, जिससे कि आप मतलब बिल्कुल आपको अलग अलग करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको रिटर्न जनरेट करके देगा और दूसरी तरफ इंश्योरेंस है जो आपको प्रोटेक्शन दे रहा है। तो आपको सेपरेट रखना चाहिए, आपको मिक्स नहीं करना चाहिए जब तक कि आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। अब टर्म इंश्योरेंस के साथ में आज के डेट में यूलिप्स भी आ रहे हैं, आप वैसे प्लान अडॉप्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो से क्लियर हुआ होगा कि टर्म इंश्योरेंस में और LIC प्लान्स में क्या डिफरेंस है, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर आपके पास भी LIC पॉलिसी है तो। एट द एंड मैं आपको एक बात और बोलना चाहूंगा कि मेरी रिकमेंडेशन है कि आप इन्वेस्टमेंट प्लान की जगह टर्म इंश्योरेंस प्लान लीजिए और साथ ही साथ SIP में इन्वेस्ट कीजिए, जिससे कि आपके दोनों ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो। लाइक इंश्योरेंस के लिए आपके लिए टर्म इंश्योरेंस है और इन्वेस्टमेंट के लिए आपके लिए म्यूचुअल फंड्स है। तो हमेशा ध्यान रखें, और अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं।
ये वीडियो एक लाइक डिजर्व करता है, इसलिए लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए जिनके पास या तो LIC पॉलिसी है या फिर लेने की सोच रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइज, वॉच इट राइट।